हाय बच्चों, स्वागत है हम आप लोगों का इस चैनल पर। और हम लोग आज डिस्कशन करेंगे सेट नंबर 17 का सामान्य विज्ञान वस्तुनिष्ठ के 25 प्रश्नों को मैं लेकर आपके सामने हूं। और इस सेट में एक से बढ़कर एक प्रश्न है और यह आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। देखिएगा कि एनटीपीसी ग्रुप डी सभी में बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर के। उन्हीं प्रश्नों को सम्मिलित कर और कुछ नए प्रश्नों को उसी पैटर्न पर आधारित जोड़कर मैं आप लोगों के सामने इसको लेके आया हूं। ये आपको सफलता दिलाने में, आपको ऊंचाइयों पर पहुंचाने में, आपको लक्ष्य तक पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा निश्चित रूप से, जैसा कि मेरा विश्वास है। अब देखिए, ये जो प्रश्न है मैंने बार बार आपको बताया है कि फिजिक्स केमिस्ट्री, फिजिक्स न्यूमेरिकल, केमिस्ट्री न्यूमेरिकल, उसके बाद बायोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, फिर बहुत सारे सेक्शन साइंस एंड टेक्नोलॉजी और भी बहुत सारा विविध पोर्शंस को सम्मिलित करके लाए हैं हम आपके लिए। तो निश्चित रूप से आप मेहनत कीजिए और एक सफलता को प्राप्त करने का प्रयास करते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इन प्रश्नों को देखते हैं। क्या है हमारा प्रश्न है, सबसे पहले देखिए क्या है, पौधों में जैविक घड़ी का नियंत्रण कौन करता है। पहले इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो पौधों में जैविक घड़ी यानी बायोलॉजिकल वॉच जो है, बायोलॉजिकल वॉच जो है भाई, तो उसका नियंत्रण कौन करेगा, तो क्रिप्टोक्रोम करता है। कौन करता है, क्रिप्टोक्रोम करता है। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ये क्रिप्टोक्रोम है क्या। तो क्रिप्टोक्रोम कहते किसको है, तो यह एक, ठीक है, एक फ्लेवोप्रोटीन होता है। देखिए मेरी बात को समझिएगा कि क्रिप्टोक्रोम फ्लेवोप्रोटीन होता है। क्रिप्टोक्रोम क्या होता भाई, तो क्रिप्टोक्रोम फ्लेवोप्रोटीन है। क्रिप्टोक्रोम फ्लेवोप्रोटीन है जो नीले रंग के प्रति यह काफी अधिक संवेदनशील होता है। यह नीले रंग के प्रति संवेदनशील होता है। याद रखिएगा, किस रंग के प्रति, नीले रंग के प्रति संवेदनशील होता है, प्रति संवेदनशील रहता है। याद रखिएगा इसको, संवेदनशील होगा किस रंग के प्रति, तो नीले रंग के प्रति। तो जिधर नीला रंग का मात्रा ज्यादा होगा उधर की ओर ये क्या होगा, आपको प्रेरित होगा। तो जब भी पादपों में बोलेगा तो पादपों में जैविक घड़ी का नियंत्रण कौन करेगा, तो क्रिप्टोक्रोम करेगा। लेकिन फाइटोक्रोम के विषय में जानिए, फाइटोक्रोम क्या है, तो फाइटोक्रोम एक फोटो रिसेप्टर है और यह जनरली किस में होता है, तो जीवाणु में। फिर देखिए जीवाणु में, कवक में इसमें पाए जाते हैं, जो क्या करेगा कि प्रकाश की ओर संवेदनशील होता है। किसकी ओर, प्रकाश की ओर। तो जैविक घड़ी का नियंत्रण कौन करता है, तो क्रिप्टोक्रोम करता है। और आपको फाइटोक्रोम किसमें पाया जाएगा, तो कवक में या पौधों में भी पाया जाता है ये, और पौधों में पाया जाएगा। और एक और ले लीजिए, जीवाणु में पाया जाएगा, जो प्रकाश के प्रति संवेदनशील गुण उत्पन्न करता है। पादपों में प्रकाश के प्रति संवेदनशील गुण कौन उत्पन्न करता है, तो याद रखिएगा वो उत्पन्न करेगा फाइटोक्रोम। लेकिन बायोलॉजिकल वॉच जो होता है उसका नियंत्रण कौन करेगा, तो क्रिप्टोक्रोम करता है। चलिए इधर देख लीजिए, मैं आपको क्या बता रहा हूं कि प्लांट हार्मोन पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कौन सा हार्मोन, प्लांट हार्मोन पर। और इस पर बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है। अब ये देखिए ऑक्सीन, बार बार मैं चर्चा करता हूं कि देखिए ऑक्सीन ये क्या होगा, तो वह हार्मोन, वह पादप हार्मोन जो पादपों को क्या करेगा, तो प्रकाश के प्रति संवेदनशील करेगा, वह ऑक्सीन है। यह ठीक है पादपों में सेल ग्रोथ को यानी कोशिका वृद्धि का नियंत्रण करता है। यह आपको फलों को गिरने से रोकता है। फलों को गिरने से कौन रोकेगा, तो ऑक्सीन रोकेगा। बच्चे एकदम याद रखिएगा इसको। जिब्रेलिन्स देखिए, जिब्रेलिन्स दूसरा ये क्या करता है कि आपको फलों के आकार को बढ़ाता है और ग्रोथ को भी प्रमोट करता है, यानी वृद्धि को क्या करेगा, प्रमोट करेगा, उसमें सहायक होगा। तो बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फलों के आकार में वृद्धि लाने वाला पादप हार्मोन कौन है, तो जिब्रेलिन्स है। और ये देखिए एकमात्र गैसीय पादप हार्मोन है इथिलीन, जो क्या करता है कि फलों को पकाता है। फलों को पकाने के लिए आपको क्या है, क्रियाशील होता है। और साइटोकाइनिन ये क्या करता है, तो कोशिका विभाजन को
को बढ़ाता है। और एब्सिसिक एसिड ये क्या करता है कि डोरमेंसी मतलब क्या, सुसुप्त अवस्था को बढ़ाता है। और ये जो है आपको वृद्धि नियंत्रक हार्मोन भी होता है, वृद्धि को रोक देने का कार्य करता है। तो ध्यान में रखिएगा, एब्सिसिक एसिड वृद्धि को रोकता है, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को बढ़ाता है, इथिलीन आपको गैसीय पादप हार्मोन है जो फलों को पकाता है, जिबरेलिन्स यह आपको फलों के आकार में वृद्धि करता है, ऑक्जीन्स ये क्या करेगा, तो सेल के ग्रोथ को, कोशिका की वृद्धि को क्या करता है, बढ़ाने का कार्य करता है। और यह फलों को टूटने से भी रोकता है। तो बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बहुत लाभदायक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन। तो आते हैं हम लोग सीधे कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं। जब भी एक आईपी एड्रेस की बात करेंगे तो उसमें 32 बिट्स होगा। कितना बिट्स होगा, तो 32 बिट्स होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी बात करेंगे आईपी एड्रेस यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है ये, तो इस एड्रेस में कितने बिट्स होंगे, तो भाई 8 बिट्स के क्या होते हैं, आपको 8 बिट्स के 4 फॉर्मेट होते हैं। जैसे ये देखिए, ये फॉर्मेट है 1 2 3 और क्या 4, और ये 8 बिट्स है। नहीं, ये आपको क्या होगा, 8 बिट्स के 4 आपको समूह होते हैं। यानी 1 बाइट कितना होता है, ये 8 बिट्स होता है, और 4 समूह हुए तो 8 चौके 32, यानी कुल मिलाकर के कितना बिट्स हो जाएगा, 32 बिट्स होगा। याद रखिएगा कि इंटरनेट में www का बहुत अधिक महत्व होता है। और www क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। और याद रखिएगा कि इसका टिम बर्नर्स-ली, इसके जन्मदाता कौन थे, टिम बर्नर्स-ली। और ईमेल क्या होता है, तो ईमेल जो है आपको इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। तो रे टॉमिल्सन, तो आपको जो ईमेल है उसका आविष्कार किया कब, तो 1971 में किया गया। किसके द्वारा, रे टॉमिल्सन के द्वारा। और 1989 में 1989 में याद रखिएगा www का आविष्कार किया गया किसके द्वारा, तो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा। तो समझ में आ गया होगा कि एक आईपी एड्रेस में कितने बिट्स होते हैं, तो 32 बिट्स होते हैं। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहां देखिए, स्कल में पाए जाने वाली अस्थियों की संख्या कितनी होती है। तो जब भी स्कल की बात करेंगे तो उसमें 29 हड्डियां पाई जाएंगी। कितनी पाई जाएंगी, 29 हड्डियां पाई जाएंगी। अब देखिए, कपाल ऊपरी वाला ये जो संरचना है, ये 8 बोन्स का बना होता है। कितना, इसमें 8 हड्डियां होती है। अस्थियां कितनी होंगी, 8 अस्थियां होंगी। ध्यान रखिएगा, फ्रंटल 1, स्फिनोइड 1, इथमोइड क्या होगा 1, ठीक है, ओसिपिटल 1, टेम्पोरल 1, पेरिटल क्या 2 होता है। कुल मिला के 8 हड्डियों का बना होगा। फिर देखिए, हमारा जो मुख है, चेहरा, ये जो चेहरा है ये आपको 14 बोन से बना होगा। कितने बोन से, 14। और यहां पर कान होता है, कान जो है 3 बोन्स का बना होता है। 3 दूनी क्या हो गया, 6 बोन्स का बना होगा। और एक हॉइड होता है जो, ठीक है, कपाल को जोड़ने का कार्य करता है। किसका कार्य करेगा, कपाल को जोड़ने, यानी कंठिका बोलिए। तो कुल मिलाकर के 14 फेस, 8 कपाल, 14 8 22, 3 कान, तो 28 और एक जो हॉइड होता है। तो कुल मिलाकर के 29 बोन होते हैं। कितने बोन होंगे, 29 बोन होंगे। तो स्कल याद रखना है आपको, कितने बोन्स का बना होता है, तो 29 बोन का बना होता है। स्कल में पाए जाने वाले अस्थियों की संख्या, मनुष्य में कुल मिलाकर के 206 हड्डी होता है। और मनुष्य की हड्डियां जो है वह ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। किसका बना होगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। बच्चे, किसका बना होगा, ट्राई कैल्शियम फॉस्फेट का। तो ये बातें ध्यान में रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वही बात मैंने यहां भी लिखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरित विकास के लेखक कौन है, यहां देखिए, हरित विकास का लेखक जो है, याद रखिएगा, WM एडम्स, यानी ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है, तो आपको WM एडम्स है। अगर हम हरित क्रांति की बात करें तो हरित क्रांति कब आया भारत में, तो पहली बार हरित क्रांति लाया गया कब, तो 1966-67 में। और किसके द्वारा लाया गया, तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक, याद रखिएगा, हरित क्रांति का जनक कहते हैं किसको, तो MS स्वामीनाथन को। लेकिन पूरे विश्व की बात अगर करें तो आपको हरित क्रांति का जनक अगर कहेंगे तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को। जनक नॉर्मन बोरलॉग कहलाता है। एकदम ध्यान में रखिएगा, कौन कहलाएगा, तो नॉर्मन बोरलॉग कहलाएगा, बोरलॉग। और ये
आपको कहां के थे, तो ये जो थे यूएसए के थे, लेकिन मैक्सिको में इन्होंने अपना काम किया और मैक्सिकन व्हीट पर इन्होंने सबसे ज्यादा काम किया। और भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहते हैं? एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अब देखिए ये क्या है कि कम से कम कार्बन को में वृद्धि लाएं और अधिक से अधिक रिसोर्स को इफिशियंसी, रिसोर्स जो जितने भी रिसोर्स हैं उसकी इफिशियंसी को हम बढ़ाएं। और क्या होगा कि सोशल एक्टिविटी जो है उसको भी हम क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तभी जाकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्राप्त होगा। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है। क्या कहते हैं? ग्रीन इकोनॉमी कहा जाता है। जरा मेरी बात को समझिएगा। आर एच विटेकर ने क्या किया था, तो 5 एनिमल किंगडम सिस्टम दिया था। 5 एनिमल किंगडम सिस्टम इन्होंने दिया था। मैं बार बार इस क्वेश्चन को भी पिछले आपको सेट में मैंने डिस्कस किया है कि मोनेरा प्रोटिस्टा एनिमेलिया और मोनेरा प्रोटिस्टा एनिमेलिया और प्लांटी, तो ये सब दिया था किसने? आर एच विटेकर ने दिया था। तो फिर से आते हैं, हरित विकास के लेखक किसको कहा जाता है, तो डब्ल्यू एम एडम्स को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति का जनक एम एस स्वामीनाथन को। हरित क्रांति का जनक किसको कहते हैं, तो नॉर्मन बोरलॉग को। और बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जैव विविधता निर्भर करता है। जैव विविधता, ये देखिए, ये एक मैंने लिखा लगाया है यहाँ पर स्लाइड, जरा इसको देख लेते हैं। ये है आपको शेर, ये जेबरा है, और ये क्या है, हिरन है, और ये गेंडा है देखिए यहाँ पर, और ये हाथी है। सब एक साथ मिल करके क्या हो रहा है, रह रहा है। क्या हो रहा है, मिल करके रह रहा है। तो ये संपूर्ण जीव जो है, जब एक साथ एक परिवेश में, यानी किसी प्राकृतिक प्रदेश में, प्राकृतिक प्रवेश में पाए जाने वाली पादपों, जंतुओं एवं सूक्ष्म जीवों में जब भिन्नता पाई जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, बायोडायवर्सिटी कहेंगे। ये देखिए एक ही जगह पर बहुत सारी प्राणियां, सूक्ष्म जीव, ये देखिए घास है, घास में ही बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होंगे, इस पर भी बहुत सारे सूक्ष्म जीवाणु होंगे, जेबरा पर रह रहा होगा, हिरन पर रह रहा होगा। तो ये सब एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। इसे ही कंप्लीट रूप से हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि बायोडायवर्सिटी को प्रभावित करने वाले कारक जलवायु भी होगा, आर्द्रता भी होगा, तापमान भी होगा, सभी होगा। जैव विविधता के या जैव विविधता के मुख्य रूप से कितने घटक होते हैं? जैव विविधता को प्रभावित करने वाले 2 प्रकार के घटक, एक होता है जैव और दूसरा होता है अजैव। एक हो गया जैव, दूसरा क्या हो गया, अजैव हो गया। जैव मतलब बायोटिक फैक्टर्स और ए बायोटिक फैक्टर्स होगा, ध्यान में रखिएगा। और अगर पारिस्थितिकी तंत्र की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं, ध्यान में रखिएगा। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग आपको टेंसले महोदय ने किया था। किसने किया था? तो पारिस्थितिकी शब्द इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले ने किया था। किसने किया था? तो एजी टेंसले, याद रखिएगा। इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग एजी टेंसले नामक वैज्ञानिक ने किया था बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। ये देखिए, तो वही बात मैंने बताई भी है आपको। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किससे अलग करती है? तो बार बार मैं चिल्ला के आप लोगों को बताता हूं कि बच्चे बाएं भाग में क्या होगा, तो धातु होगा। बाएं भाग में क्या होगा, धातु। दाएं भाग में क्या होगा, तो ये अधातु होगा। क्या होगा, अधातु होगा। और याद रखिएगा कि ये जो है बोरोन, ये सिलिकॉन, ठीक है, फिर देखिए जर्मेनियम, आर्सेनिक, ठीक है, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब क्या है, आपको उपधातु है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा किसे अलग करती है? तो धातुओं को अधातुओं से, याद रखिएगा। इसमें हम बोरोन, फिर क्या, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम को लाते हैं। क्या लाएंगे, पोलोनियम को। बोरोन जो है 13वें वर्ग का तत्व है, ठीक है। आपको सिलिकॉन और जर्मेनियम 14वें वर्ग, देख लीजिए, सिलिकॉन और जर्मेनियम 14वें वर्ग का तत्व है। आर्सेनिक और एंटीमनी 15वें वर्ग का तत्व है, और टेल्यूरियम और पोलोनियम 16वें वर्ग का तत्व है। तो 13वें वर्ग से आपको उपधातु शुरू होगा। कुल मिलाकर के 7 उपधातु हैं। कौन कौन? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, ये क्या हो गया, 7 आपको मुख्य रूप से उपधातु होते हैं। तो अब देखिए, मेरी बात को समझिएगा। बाएं भाग में धातु, दाएं भाग में अधातु, और मध्य में ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर जो लैडर के समान होगा, वो किसका निर्माण करेगा? तो भाई साहब, वो निर्माण करेगा उपधातुओं का, क्योंकि पहला जो उपधातु है 13वें वर्ग में, ठीक है। उसके बाद 14वें वर्ग में
उसके बाद 15वें वर्ग में और 16वें वर्ग में खत्म हो गया। तो वह पदार्थ जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उसे हम क्या कहेंगे? उपधातु कहेंगे बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी की बात अगर करें तो बाएं भाग में धातु, दाएं भाग में अधातु होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। वही बात मैंने यहां भी डिस्कस किया है। ये देखिए, डीएनए को किसने अंतः पात्र में बनाया था? ये देखिए, ये डीएनए है, आपको डीएनए है, उसको बनाने का कार्य किसने किया था? तो भाई साहब आर्थर कॉर्ड वर्ग ने किया था। पहली बार अंतः पात्र में डीएनए को बनाने का कार्य किसने किया? तो आर्थर कॉर्ड वर्ग ने किया था। मेरी बात को समझिएगा, यहां देख लीजिए कि डीएनए इसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या बोलेंगे? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड कहा जाता है। ध्यान रखिएगा बच्चे, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और डीएनए प्रथम बार कृत्रिम निषेचन या कृत्रिम, ठीक है, कृत्रिम रूप से डीएनए का निर्माण, कृत्रिम रूप से, ठीक है, आपको डीएनए का निर्माण किया किसने? तो याद रखना है, पहले तो आर्थर कॉर्नबर्ग ने, और डीएनए यानी जिन, कृत्रिम रूप से जिन का निर्माण किया, कृत्रिम जिन का आपको निर्माण किया, कृत्रिम जिन को किसने? तो याद रखिए, बार बार पूछता है, हरगोबिंद खुराना ने, हरगोबिंद खुराना ने किया था। याद रखना बच्चे, हरगोबिंद खुराना ने किया था। गोविंद खुराना नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण किया था। किसका? तो कृत्रिम रूप से प्रथम बार जिन है। जिन क्या होता है? तो जिन जो है आपको पता है एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन का कोडोन होता है। क्या होगा? कोडोन होता है। और डीएनए जो है, डीएनए याद रखना है आपको कि इसमें मैंने बताया था, बार बार आपको बताया हूं कि डीएनए जो है ये डबल हेलिक्स मॉडल होता है। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। और यह संरचना किसने दी थी? तो वाटसन और क्रिक नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और वाटसन और क्रिक ने ही सबसे पहले बताया था कि डीएनए जो है वो डबल हेलिक्स मॉडल होता है। और ध्यान में रखिए, एजी पायरिडीन, एजी क्या है? प्यूरिन है। क्या है? प्यूरिन है। और ये नाइट्रोजनस बेस है। और थाइमिन और साइटोसिन ये क्या है? पायरिमिडीन है। याद रखिए बच्चे कि आपका जो डीएनए होता है वह डीएनए जो होता है आपको वह पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। क्या है ये? पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। अब देखिए, एडवर्ड जेनर पहली बार टीकाकरण के जनक कहा जाता है। जोसेफ लिस्टर, ठीक है, जोसेफ लिस्टर आपको प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा जाता है। और ये देखिए, रॉबर्ट हुक सबसे पहले कोशिका के बारे में इन्होंने ही बताया था। किसने बताया? तो याद रखना है आपको, जो सबसे पहले कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट, ठीक है, रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, रॉबर्ट हुक ने किया था, ध्यान में रखिएगा। चलिए, और एक हुक साहब और भी हैं। तो हुक ने क्या किया था आपको कि प्रतिबल विकृति का समानुपाती होता है। प्रतिबल समानुपाती क्या होगा? विकृति के। और उन्होंने हुक्स लॉ दिया था। क्या दिया था? हुक्स लॉ बच्चे दिया था। कौन सा लॉ दिया था? तो हुक्स लॉ के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा किया था कि प्रतिबल जो होता है, किसी वस्तु पर लगने वाला प्रतिबल विकृति का क्या होगा? समानुपाती होगा। तो ये बातें याद रखनी है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में थोड़ा सा और देख लेते हैं कि देखिए, डीएनए, जब भी डीएनए की चर्चा करेंगे बच्चे, तो जब भी डीएनए की आप चर्चा करेंगे तो याद रखिएगा कि याद रखना है आपको, जब भी डीएनए की चर्चा करेंगे तो डीएनए जो है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक इंफॉर्मेशन को, कौन सा इंफॉर्मेशन को? तो हमारा जो इंफॉर्मेशन होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन होता है, उसको एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ले जाने का कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ये देखिए, सारा कुछ मैंने आपको बताया है। अब देखिए, कंप्यूटर के संदर्भ में वेटवेयर क्या होता है? भाई साहब, ये वेटवेयर ध्यान दीजिएगा जरा। कंप्यूटर में वेटवेयर जो है मानव मस्तिष्क है। जनरली क्या होता है कि कंप्यूटर, ये देखिए, ये आपको ऑर्गेनिक कंप्यूटर है। कौन सा कंप्यूटर है? तो ऑर्गेनिक कंप्यूटर। इसमें एक न्यूरॉन को डाल दिया गया। ये देखिए, न्यूरॉन को डाल दिया गया है। और इसे ही हम क्या कहते हैं? ध्यान में रखिएगा, ये न्यूरॉन आपका है, न्यूरॉन है, न्यूरॉन को डाल दिया गया। इसे ही हम क्या कह रहे हैं? वेटवेयर कहा जाता है। बच्चे, कितना इंपॉर्टेंट है, वेटवेयर कहा जाता है। देखिए, कंप्यूटर तीव्र गति से बदल रहा है। और ठीक है, कंप्यूटर में वर्तमान समय में बहुत सारा इंप्रूवमेंट आया है। और उसी में एक ऑर्गेनिक कंप्यूटर आता है। तो ऑर्गेनिक कंप्यूटर में जो चिप है वो बायो
बायोचिप लगाए जाते हैं, यानी डीएनए और जो बोलते हैं आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं बायोचिप, और डीएनए आरएनए और प्रोटीन के बायोचिप बने होते हैं, और इसी का प्रयोग अभी वर्तमान संदर्भ में किया जा रहा है, वेटवेयर, और इसे ही ऑर्गेनिक कंप्यूटर कहा जाता है। और बहुत सारा इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर कंप्यूटर के संदर्भ में। वेटवेयर, ध्यान दीजिएगा, वेटवेयर मानव मस्तिष्क के समान होता है, या वास्तव में जैविक कंप्यूटर में ठीक ऑर्गेनिक, कृत्रिम ऑर्गेनिक मस्तिष्क के समान होता है, यह जीवित न्यूरॉन्स का बना होता है। किसका बना होता है? जीवित न्यूरॉन्स का। कंप्यूटर का मस्तिष्क, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या होगा? सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और पैरेलल प्रोसेसर फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का प्रमुख भाग है। कौन? पैरेलल कंप्यूटर। बच्चे देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है कि वेटवेयर जो है मानव मस्तिष्क के समान होगा। वर्तमान में हम लोग क्या ऑर्गेनिक कंप्यूटर का निर्माण कर रहे हैं, जहां पर हम यूज कर रहे हैं किसको? तो यूज कर रहे हैं न्यूरॉन्स को। ठीक है, किसको यूज कर रहे हैं? न्यूरॉन्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात कर रहे हैं, यहां देखिए तो बढ़ रहे हैं हम लोग। ये देखिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ये देखिए क्या है हमारा, वजन क्या है। तो बच्चे ये देखिए वजन क्या है, क्वेश्चन है वजन क्या है, व्हाट इज वेट। तो आप सब लोगों को पता है कि वेट जब भी चर्चा कीजिए तो वेट यानी भार। वेट मतलब भार। भार क्या होता है? तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है, उसे हम क्या कहते हैं? केंद्र की ओर खींचती है, उसे ही हम कहते हैं, आपको भार कहते हैं। याद रखिएगा, खींचती है उसे भार कहते हैं। भार W बराबर क्या होगा? तो M इंटू जी होगा। ध्यान दीजिएगा, भार W बराबर M इंटू जी होगा। भार का मान, ठीक है, भार का मान किस पर निर्भर करेगा? तो भार का मान दो कारकों पर निर्भर कर रहा है, एक तो द्रव्यमान, एक मास, और दूसरा क्या? गुरुत्वीय त्वरण। मास और गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। तो भार का मान किस पर निर्भर करेगा? तो द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण पर। भार को मापने के लिए, ध्यान दीजिएगा, भार को मापने के लिए, भार को मापने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो भार को मापने के लिए यंत्र जो है वह है, ठीक है, आपको कमानीदार तुला, स्प्रिंग बैलेंस का प्रयोग करते हैं। कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। याद रखिए, कमानीदार तुला का प्रयोग करेंगे। तो भार को मापने के लिए कमानीदार तुला का प्रयोग करते हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या क्या बातें हो गई। ठीक है, पृथ्वी, ये देखिए पृथ्वी है, पृथ्वी नीचे है, आपको हमको खींच रही वो अपने केंद्र की ओर। तो जिस बल से वह खींच रही है उसे ही भार कहते हैं। और भार का मान जब भी कीजिए W बराबर M इंटू जी होता है, यानी द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण। और भार पृथ्वी से ऊपर जाइए, भार का मान क्या होगा? घटेगा। फिर देख लीजिए कि बहुत सारी बातें हैं यहां पर। ये पृथ्वी मान लीजिए आपका है, पृथ्वी की संरचना है, तो पृथ्वी से ऊपर जाएंगे तो भार का मान क्या होगा? घटेगा। पृथ्वी के अंदर जाएंगे तो भार का मान क्या होगा? घटेगा। विषुवत रेखा से ध्रुव के तरफ जाएंगे तो भार का मान क्या होगा? बढ़ेगा। और ध्रुव से विषुवत रेखा के तरफ आएंगे तो भार का मान क्या होगा? घटेगा। तो सबसे अधिक भार कहां पर? तो ध्रुव पर। सबसे अधिक भार कहां पर? ध्रुव पर। और कहां कहां भार का मान शून्य होगा? तो अंतरिक्ष यान में भार का मान शून्य। ठीक है, आपको अंतरिक्ष में चले जाइए, भार का मान शून्य। पृथ्वी के कोणीय वेग को 17 गुना बढ़ा दीजिए तो विषुवत रेखा पर भार का मान क्या होगा? शून्य होगा। और पृथ्वी के केंद्र पर वस्तु का भार क्या होगा? शून्य हो जाएगा। तो अब देखिए भार कैसे बदलेगा। तो भार जो है, ठीक है, चंद्रमा पर चले जाएंगे भार बदल जाएगा, पृथ्वी से ऊपर चले जाएंगे भार बदल जाएगा। तो ये सब बातें आपको याद रखनी है। तो जिस बल से के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करता है उसी बल को हम क्या कहेंगे? भार कहते हैं। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। अब मेरी बात समझिएगा जरा, यहां पर ये मैं बना रहा हूं, जरा देखिए, ये पृथ्वी है, तो ये वस्तु रखा हुआ है। तो पृथ्वी हर वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। जिस बल से खींचेगा, ठीक है, जिस बल से खींचेगा उसे ही क्या कहेंगे? जिस बल से खींचता है उसे ही भार कहते हैं। खींचता है वही क्या कहलाएगा? भार कहलाएगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन है? तो सबसे बड़ी पादप कोशिका जो है बच्चे वह क्या है? कार्लेपोटेक्सिफोलिया। कार्लेपोटेक्सिफोलिया, एकदम ध्यान में रखिएगा। सबसे बड़ी पादप कोशिका कार्लेपोटेक्सिफोलिया।
पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, शुक्राणु मतलब स्पर्म हो गया, क्या हो गया, स्पर्म हो गया। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो तंत्रिका कोशिका, और सबसे बड़ा अंडा, अंडा या कोशिका बोल दीजिए, शुतुरमुर्ग का अंडा हो गया, ऑस्ट्रिच, ठीक है, एग हो गया। तो यहां देख लीजिए ए का एक नंबर, ए का एक नंबर, बी का 4 नंबर, तो ए का 1 बी का 4, तो सी में है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 1 बी का 4, ए का 1 बी का 4 हो गया। और ये ध्यान में, अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, हम बात कर रहे हैं कोशिका के विषय में, सेल के विषय में। कोशिका यानी सेल, सेल क्या होता है भाई जी, तो सेल होता है यह स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ होता है, यानी किसी भी, ठीक है, जीव का क्रियात्मक और सूक्ष्मतम क्रियात्मक, और आपको क्रियात्मक हो गया, और स्ट्रक्चरल मतलब संरचनात्मक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की, तो याद रखिए रॉबर्ट हुक ने, अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया था 1665 ईस्वी में किया था। और यह भी ध्यान में रखना है कि यह भाई साहब ने बताया कि कहां पर खोजा था ना, तो कॉर्क सेल में इन्होंने कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। और ये देखिए स्पर्म, तो आपको पता है स्पर्म जो होता है मेल, ठीक है, सेक्स गेमेट है, मेल, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव गेमेट्स है, याद रखिएगा रिप्रोडक्टिव गेमेट्स है। और ये क्या करता है, जब आपको ओवा से मिलता है तो आपको ये क्या करता है कि आपको बनाएगा, क्या बनाएगा, तो जागोट का निर्माण करेगा। जागोट बाद में एम्ब्रियो का निर्माण करता है, भ्रूण का निर्माण करता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन, तो कार्लेपोटेक्सिफोलिया। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन होगा, तो शुक्राणु होगा। मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन होगा, तो तंत्रिका कोशिका होगा। और सबसे छोटी कोशिका कौन होती है, तो PPLO यानी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी को बोलते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम बोलते हैं। क्या बोलेंगे, गैलीसेप्टिकम बोलते हैं, ध्यान में रखिएगा, गैलीसेप्टिकम कहा जाता है। तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम कहा जाएगा, PPLO को, प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सब बातें मैंने बता दी है आपको। अब देखिए लाल रक्त कोशिकाओं के दोनों पृष्ठ किस आकृति के होते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे फिगर भी लगाया है। तो ये देखिए ये क्या है, बायकनकेव है, बायकनकेव है, याद रखिए लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका, लाल रक्त कणिका का आकार कैसा होगा, तो बायकनकेव होता है, बायकनकेव यानी आपको अवतल होगा, यानी ठीक है उभय अवतल, क्या होगा, उभय अवतल। तो दोनों पृष्ठ इसका अवतल होगा, ध्यान दीजिए बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पृष्ठ क्या होगा, अवतल होगा। साइड व्यू से देखेंगे तो एक साइड जो है 7.5 माइक्रोमीटर और दूसरा साइड जो है वो क्या होगा, 2 माइक्रोमीटर का होता है। अब देखिए क्या क्या इसका इंपॉर्टेंस होता है बायकनकेव होने का। तो सबसे पहला, अगर दोनों पृष्ठ अवतल हो गया तो सबसे पहला गुण क्या हो गया कि इसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है, यानी पृष्ठ क्षेत्र बढ़ जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, इसका पृष्ठ क्षेत्र क्या होगा, बढ़ जाता है, एकदम याद रखिएगा, पृष्ठ क्षेत्र इसका बढ़ जाएगा। और ठीक है ये क्या करेगा कि अधिक मात्रा में ऑक्सीजन को डिफ्यूज करने में इसमें सहायता हो जाएगी, और इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी होता है, लचीलापन, वह क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे यह आसानी से परिवहन कर सकता है। तो भाई साहब 3 बातें मैं आपको बता रहा हूं कि लाल रक्त कोशिकाओं का पृष्ठ अवतल होता है, इसका मुख्य कारण क्या है और इसका मतलब इसके होने से क्या फायदा क्या है। तो एक तो पृष्ठ क्षेत्रफल का मान बढ़ जाता है, जिसके कारण यह अधिक से अधिक ऑक्सीजन को अपने में चिपका सकता है। तीसरी बात क्या कि यह ठीक है इसके कारण क्या होगा कि यह परिवहन में सहायता करता है, बायकनकेव होने के कारण यह इसका परिवहन आसानी से होता है। तो पहला क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया, तो पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ गया। दूसरा क्या होगा कि ऑक्सीजन को अधिक से अधिक डिफ्यूज कर सकता है, और तीसरा मुख्य जो गुण है वो क्या हो जाएगा कि भाई साहब ये हो जाएगा कि यह जो है आसानी से परिवहन कर सकता है, किसको, तो ऑक्सीजन को। तो बच्चे ये 3 मुख्य गुण होते हैं ठीक है आपको अवतल होने के, दोनों पृष्ठ के अवतल होने के। अब यहां पर बात हो रही है लाल रक्त कणिका है, रक्त के विषय में। तो रक्त जो है ठीक है, रक्त जो है ध्यान में रखिएगा कि रक्त आपको क्या है भाई जी, तो रक्त संयोजी उत्तक है। रक्त का निर्माण किससे होता है, तो मेसोडर्म कोशिका से होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। और लाल रुधिर कण की बात करेंगे तो इसका जो आयु होता है, एज स्पैन जो होता है वो लगभग 120 दिनों का होता है।
चलिए, और इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, और ये खत्म होगा जाकर के कहां पर, तो स्प्लीन में। स्प्लीन को हम कब्रगाह कहते हैं, लाल रक्त का कब्रगाह कहेंगे, तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो भाई साहब, घी आपको बहुलक नहीं है। घी किसका बना होता है? तो घी बना होता है ट्राइग्लिसराइड्स का, ट्राइग्लिसराइड्स का। जरा देख लीजिए इस क्वेश्चन को, किसका बना होगा? तो ट्राइग्लिसराइड्स का बना होगा। रुई या कपास, ये कार्बोहाइड्रेट का बहुलक होता है, कार्बोहाइड्रेट का बहुलक होगा, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट का बहुलक होता है बच्चे, एकदम ध्यान में रखिएगा। फिर मैं इस पर भी आ रहा हूं। स्टार्च जो है, स्टार्च ग्लूकोज का बहुलक होता है, और स्टार्च का फॉर्मूला जो होता है, इसको पॉलीसेकेराइड्स बोलते हैं। फॉर्मूला जो होता है C6H10O5N होता है भाई साहब। और ये देखिए प्रोटीन या एमिनो अम्ल का बहुलक होगा, किसका बहुलक होगा? तो एमिनो एसिड का बहुलक होता है। कौन होता है एमिनो एसिड का बहुलक? तो आपका जो प्रोटीन है वो एमिनो एसिड का बहुलक होगा। तो घी ट्राइग्लिसराइड होता है, घी ट्राइग्लिसराइड होता है, प्रोटीन एमिनो एसिड का बहुलक होता है। फिर देखिए स्टार्च या जो है ग्लूकोज का बहुलक होता है, इसका फार्मूला C6H10O5N होता है। और रुई या कपास या कार्बोहाइड्रेट का बहुलक होगा। अब देखिए मेरी बात को समझिएगा, अगर वनस्पति तेल में हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाए निकेल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, तो यह वनस्पति घी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करेगा? वनस्पति घी का निर्माण करेगा। और इसमें क्या होता है कि एल्कीन मतलब अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, उससे बन गया एल्केन या सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को जब निकेल की उपस्थिति में हाइड्रोजन को जोड़ दिया जाता है, तो वह वनस्पति घी का निर्माण करेगा, जो आपको संतृप्त बहुलक होगा। क्या होगा? संतृप्त होगा। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, यहां देखिए, तो सारी बातें मैंने बता दी है। अब देखिए, दूध को निम्न विधि से एक रूप पर किया जाता है। तो भाई साहब, आपको पता है कि दूध में बहुत सारे वसा के कण होते हैं, जिसको सेंट्रीफ्यूज के तरीके से, किस फ्यूज? तो सेंट्रीफ्यूज द्वारा हम लोग उसको छोटे छोटे कणों में तोड़ते हैं, और इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो ध्यान में रखिए, होमोजेनाइज्ड कहते हैं। अब जरा देखिए क्या कह रहे हैं कि मिल्क फैट को, मिल्क में जो वसा है, मिल्क में जो वसा है, उसको हम क्या कहते हैं कि पूरे मिल्क में मिला देते हैं यूनिफॉर्मली। ये देखिए रॉ मिल्क है, बहुत सारा बड़ा बड़ा कण है, इधर उधर है, कोई बड़ा है कोई छोटा है कोई कुछ है। अब क्या हुआ कि ठंडा कर दिए, तो ये देखिए सट गया, चिपक गया सब मसाला। और हम इसको क्या किए कि इसको हम होमोजेनाइज कर दिए, सेंट्रीफ्यूज कर दिए, सेंट्रीफ्यूज कर दिए, जिस प्रक्रिया के द्वारा हम क्या करते हैं कि होमोजेनाइज कर देंगे, यानी पूरे वसा को छोटे छोटे कणों में तोड़ देना ही क्या कहलाता है? आपको होमोजेनाइजेशन कहलाता है। तो क्या कह रहे हैं कि वसा के कण को क्या कर देना? वसा के कण को, ठीक है, छोटे छोटे कणों में तोड़ना, छोटे छोटे कणों में तोड़ना, ये क्या कहलाएगा? छोटे छोटे कणों में तोड़ना, ये क्या कहलाता है? आपको सेंट्रीफ्यूज कहलाता है। क्या कहलाता है? आपका होमोजिनेशन कहलाता है। क्या कहलाएगा? होमोजीनाइजेशन कहलाएगा, होमोजीनाइजेशन कहलाता है। तो होमोजीनाइजेशन कहलाता है, ध्यान में रखिएगा। तो क्या कह रहे हैं कि वसा के कणों को छोटे छोटे कणों में तोड़ना ही होमोजेनाइजेशन कहलाएगा। तो बच्चे 13 का हो गया सी नंबर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देखिए, यदि एक यौगिक में 20%, यदि एक यौगिक में क्या है 20% नाइट्रोजन उपस्थित है, तो उसका अनुभार क्या होगा? तो 20% आपको नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का अनुभार क्या होगा? 28 ग्राम, ठीक है, तो अनुभार है 28 ग्राम। तो भाई जी 20% है, तो ठीक है, इसका अनुभार कितना? 28 ग्राम। तो अगर 100% होगा तो कितना अनुभार होगा? तो 28/20 गुना 100, काट दीजिए ना, 20 पंचे 100, 140 ग्राम हो जाएगा। तो भाई साहब आंसर हो जाएगा कितना? 140 ग्राम। अब जरा मेरी बात को समझिएगा, अनुभार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन मतलब N2 मतलब 14 गुना मैंने क्या किया? 2 किया, तो ये क्या हुआ? 28 ग्राम हो गया इसका मॉलिक्यूलर वेट, अनुभार हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। और ध्यान में रखिए बच्चे कि नाइट्रोजन जो होता है, नाइट्रोजन जो होता है वह आपके वायुमंडल में लगभग 78% की मात्रा में
पाया जाता है। और यह जो है, ठीक है, ये क्या करेगा कि प्रोटीन का निर्माण, यह जो है नाइट्रेट, याद रखना है कि आपका पौधों में क्या होता है, राइजोबियम होता है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अवशोषित कर, ठीक है, क्या बनाएगा, तो नाइट्रेट का निर्माण करेगा और यही नाइट्रेट आपको बाद में प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कहते हैं इसको। तो नाइट्रिफिकेशन अभिक्रिया इसी के द्वारा होता है। तो बच्चे याद रखना है आपको। चलिए देखिए, आसान है प्रश्न बनाना, तुरंत मैंने बना दिया था। चलिए ये देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहा एनोड रेज की प्रकृति निर्भर करती है। तो भाई साहब, एनोड रेज की प्रकृति जो है उस गैस पर निर्भर करती है जो आप विसर्ग नली में ले हैं। मान लीजिए हैं कि इसमें हाइड्रोजन गैस ले रहे हैं, तो ठीक है, यह प्रोटोन का बनाएगा, यानी H+ प्रोटोन का बनाएगा। अगर मान लीजिए हीलियम गैस लेते हैं तो यह क्या करेगा, He2+ बनाएगा, इस प्रोटॉन का निर्माण करेगा। तो एनोड किरणें, आप उस एनोड किरणें उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करेगा जो हम लेंगे, किसमें, आपको डिस्चार्ज ट्यूब में या विसर्ग नली में लेंगे। तो मैं लिख रहा हूं कि एनोड किरण उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है, उस गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है जो आपको विसर्ग नली में लिया गया है, प्रकृति पर निर्भर करता है जो विसर्ग नली में लिया गया है, जो किसमें लिया गया है, डिस्चार्ज ट्यूब में, विसर्ग नली में लेते हैं, विसर्ग नली में लेते हैं बच्चे, ध्यान में रखिएगा, में लेते हैं, उस पर निर्भर करता है, ठीक है। और ये देखिए, निगेटिव को क्या बोलेंगे, कैथोड, पॉजिटिव को क्या बोलेंगे, एनोड। और इसमें उच्च विभवांतर हम उत्पन्न करते हैं। जब उच्च विभवांतर उत्पन्न करेंगे तो कैथोड से एक विशेष प्रकार की किरण निकलकर एनोड की ओर आती है, इसको एनोड किरण कहते हैं। और एनोड किरण की प्रकृति किसी पर भी निर्भर नहीं करता, न तो ठीक है आपको गैस पर जो विसर्ग नली में लिया गया है, न तो इलेक्ट्रोड पर, किसी भी गुण पर निर्भर नहीं करेगा। लेकिन एनोड किरण की प्रकृति उस गैस पर निर्भर करेगा जो उसमें लिया गया है, ठीक है। अब देखिए, एनोड किरण की खोज किसने की थी, तो गोल्डस्टीन ने। और कैथोड किरण की खोज किसने की थी, तो जे थॉमसन ने, ठीक। इसी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल के आया। और कैथोड जो है वो ऋणात्मक आयन है और एनोड जो है वो धनात्मक आयन है। और एनोड से क्या बना, आपको प्रोटॉन बना। प्रोटॉन पर आवेश +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है आपका। यहां देख लीजिए क्या कह रहा है। तो ये जितने भी प्रश्न है बच्चे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं एक ही बातें कि देखिए, आप लोग इसको अच्छे तरीके से बनाइए और जहां भी प्रॉब्लम हो तो आपको YouTube पर लाइव डिस्कशन अवेलेबल है, तो उस पर फॉलो कीजिए, मजा आएगा आपको। आगे देखते हैं। ये देखिए क्या कह रहा है, प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था, तो प्लैंक के द्वारा। किसके द्वारा, प्लैंक। लेकिन फोटोन का सिद्धांत, फोटोन प्रिंसिपल, ये किसने दिया था, तो ये आइंस्टीन ने दिया था। किसने दिया, आइंस्टीन ने। अब देखिए मैं यहां बनाया भी हूं, जरा देखिए क्या है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। तो कह रहा है कि कोई भी जो पदार्थ है या तो उष्मा उत्सर्जित करेगा या तो उष्मा अवशोषित करेगा, हमेशा छोटे छोटे पैकेट में करेगा। इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। क्या कहेंगे, फोटोन कहेंगे। और सबसे पहले प्रकाश के क्वांटम सिद्धांत के बारे में किसने बताया, प्लैंक ने। और फैराडे ने क्या किया था, तो फैराडे ने दो नियम दिए थे, एक विद्युत अपघटन का नियम, एक विद्युत अपघटन का नियम फैराडे ने दिया, और दूसरा जो नियम दिया इन्होंने वो क्या है, तो याद रखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने, फैराडे ने। आपको विद्युत अपघटन का नियम किसने, फैराडे ने। न्यूटन ने क्या दिया, गति का नियम दिया था। न्यूटन ने प्रकाश के कणिका सिद्धांत यानी कर्पुस्कुलर थ्योरी के बारे में बताया था। और आइंस्टीन ने ये देखिए क्या दिया था, फोटोन प्रिंसिपल दिया था। और यहां मैंने प्लैंक के विषय में बताया कि देखिए प्लैंक ने क्या बताया कि देखिए कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता है, न ही अवशोषण कर सकता है। जब भी ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा तो वह छोटे छोटे पैकेट में करेगा। इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और फोटोन का प्रिंसिपल किसने दिया, तो आइंस्टीन ने दिया। बच्चे एकदम गड़बड़ नहीं करना है आपको, ये ध्यान में रखना है। और ये देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। तो ये जो E = H न्यू है
इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। और ये क्या है, तो गामा एक्स यू भी आई एम आर है, गामा एक्स यू भी आई एम आर है, यानी गामा एक्स किरण, गामा किरण, एक्स किरण, यू मतलब पराबैंगनी किरण, भी मतलब दृश्य प्रकाश, आई मतलब अवरक्त किरण, एम मतलब माइक्रोवेव, आर मतलब रेडियो वेव्स, ये सभी आपको विद्युत चुंबकीय तरंग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिए, मजा आएगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। N2O5 में यहां देखिए क्या हो गया, तो भैया पीछे चलिए, तो ये देखिए क्वेश्चन गायब है। N2O5 में बंध उपस्थित हैं, तो भाई साहब N2O5 में यहां देखिए N2O5 इसमें दोनों प्रकार के बंध उपस्थित हैं, यानी आपको सहसंयोजी बंधन भी, यानी कोवैलेंट बॉन्ड भी, सहसंयोजी बंधन भी उपस्थित है, और क्या है आपका उप सहसंयोजी बंधन भी उपस्थित है, यानी दोनों प्रकार का बंधन इसमें पाए जाते हैं। यहां देखिए N2, तो ये जो है N आपस में दूसरे N के साथ जो बंधन बनाएगा वो किस प्रकार का बंधन बनाएगा, तो सहसंयोजी। लेकिन ऑक्सीजन के साथ जो बंधन बनाएगा वो किस प्रकार का, उप सहसंयोजी बनाएगा। ध्यान में रखिए कि इलेक्ट्रॉन के साझेदारी के फलस्वरूप जो बंधन बनता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसको बोलते हैं सहसंयोजी बंधन। और एक तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, दूसरे तत्व का परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, और पहले तत्व का परमाणु आपको जो साझेदारी हो रहा है उस प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। तो ऐसे बंधन को हम बोलते हैं उप सहसंयोजक बंधन। और अगर इलेक्ट्रॉन के पूर्णतः आदान प्रदान के फलस्वरूप बंधन बनता है तो उस बंधन को हम बोलते हैं आयनिक बंधन। तो भाई साहब इसमें क्या होगा आंसर, दोनों प्रकार के बंधनों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें शून्य है, जरा इसमें देख लीजिए। CO, फिर देखते हैं SO2, कोई बात नहीं है भाई। O3 ये भी देख लीजिए, और ठीक है आपको H2O2, सब में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था देखिए। H2O2 पेरोक्साइड है, ऑक्सीजन की का ऑक्सीडेशन नंबर, पेरोक्साइड के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता भाई जी, तो ये होगा -1। कितना होगा, -1। ओजोन में ये क्या हो गया, 0 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया इसका, तो 0 हो गया भाई साहब, क्योंकि ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। SO2 जरा इसमें देख लीजिए, तो S का क्या हो गया, तो यहां पर आपको -2 होगा। कितना होगा, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2, इसमें भी क्या होगा, -2 ही होगा। तो ध्यान में रखिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड में -2 होगा, SO2 में -2 होगा, और ओजोन में क्या होगा, 0 होगा। H2O2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, इसमें -1 होगा। तो भाई साहब किसमें बता रहा है, किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था किसमें शून्य होती है, जो स्वतंत्र अवस्था में ये स्वतंत्र अवस्था में पाया जा रहा है। O3 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या हो गया, शून्य हो गया। इसको क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे विषैली गैस है, याद रखिएगा, सबसे विषैली गैस कौन है, तो सबसे विषैली गैस है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये जो है आपको ऑक्सीकारक है, ऑक्सीडाइजर के रूप में यूज होता है। किसके रूप में यूज होता है, तो ऑक्सीकारक के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। किसके रूप में करते हैं, ऑक्सीकारक। और सल्फर डाइऑक्साइड ये क्या होता है, और नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2 और NO2, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं किसमें, तो याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड और क्या होगा, नाइट्रिक एसिड का उपयोग हम लोग करते हैं कृत्रिम वर्षा में। क्या होगा, कृत्रिम वर्षा में इसका उपयोग, कृत्रिम वर्षा में बोलते हैं, कृत्रिम वर्षा बोल रहे हैं अम्लीय वर्षा में। किसमें होगा, अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा का मुख्य घटक कौन होता है, तो SO2 और NO2 होगा। किसका घटक होगा, अम्ल वर्षा। मैंने कृत्रिम वर्षा आपको बोला, तो कृत्रिम वर्षा जो है का मुख्य कारक होता है सिल्वर आयोडाइड। फिर क्या होता है, क्लाउड सीडलिंग। क्लाउड सीडलिंग विधि के द्वारा आपको क्या होता है, तो कृत्रिम वर्षा होती है। याद रखिएगा कृत्रिम वर्षा किसके द्वारा होगा, तो सिल्वर आयोडाइड और क्लाउड सीडलिंग के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है का क्वेश्चन। चलिए आयनन की मात्रा निर्भर करती है, यहां देखिए आयनन की मात्रा निर्भर करती है। तो आयनन मतलब आयनाइजेशन, ये देखिए कोई पदार्थ है और इसमें हम लोग क्या करेंगे कि
आपको इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी है, तो ये क्या होगा, पदार्थ आपको दो या दो से अधिक घटकों में टूट जाएगा, एक तो धनात्मक और दूसरा क्या ऋणात्मक। एक तो धनात्मक आयन में और ये इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं, तो एक तो धनात्मक आयन में, दूसरा क्या हुआ ऋणात्मक आयन में टूट जाएगा। धनात्मक आयन भागेगा किधर की ओर, तो कैथोड की ओर। ऋणात्मक आयन भागेगा किधर की ओर, तो एनोड की ओर भागेगा। किधर की ओर भागेगा, तो ऋणात्मक आयन में टूट गया, ये भाग रहा है, ठीक है। ऋणात्मक आयन भाग रहा है किधर की ओर, तो आपको ध्यान में रखिए एनोड की ओर भाग रहा है, ANOD एनोड की ओर भागेगा। तो ये आपको आयनन की मात्रा निर्भर करती है, विलायक की प्रकृति पर सही है, और ताप पर, दोनों पर निर्भर करेगा, इसीलिए आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब देखिए, आयोनाइजेशन इज नॉट इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक करंट। आयोनाइजेशन जो है विद्युत धारा के प्रवाह से क्या होगा, प्रभावित नहीं होता है। जब किसी भी इलेक्ट्रिक करंट मतलब इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन से, तो चार्ज मूव करेगा। क्या मूव करेगा, चार्ज से प्रभावित होगा, आपको चार्ज मूव करेगा। और चार्ज जैसे ही मूव किया कि ये क्या होगा, दो भागों में तोड़ देगा, और कैटायंस जो है कैथोड की तरफ भागेगा, और एनायंस जो है वो एनोड की तरफ भागेगा। और ये आयंस जो है दे आर रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स, दे चेंज इनटू न्यूट्रल स्पीसीज। और जैसे ही आपको मैंने कल भी बताया था कि एनोड पर ऑक्सीकरण और कैथोड पर अवकरण होता है, जिसके बाद आपको ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा और न्यूट्रल आयन का निर्माण करेगा, यानी आपको उदासीन आयनों का निर्माण होता है। तो जब भी आएगा, आयनन की मात्रा निर्भर करती है, तो विलायक की प्रकृति पर भी और ताप दोनों पर निर्भर करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा हाल ही में पुनः प्रारंभ किए गए भारत के सबसे पुराने शोध रिएक्टर कौन है, तो भाई साहब ये अप्सरा है। कौन है, अप्सरा। और ठीक है, ये निर्माण किया गया था किसके द्वारा, तो यूएसए के सहयोग से निर्मित किया गया था, और बार्क में, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में। ये देखिए, ये क्या है, ये आपको अप्सरा है। क्या है, अप्सरा है। और अप्सरा, जब भी बात कीजिएगा अप्सरा का, तो निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो भाई साहब कनाडा बोलते हैं, ये निर्मित हुआ था किसके द्वारा, तो ध्यान में रखिए कि ये निर्मित किया गया था किसके द्वारा, तो यूएसए के सहयोग से। बार्क मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर होता है। और ध्यान में रखिएगा, इसका निर्माण 4 अगस्त 1956 को किया गया। यह भारत का प्रथम रिसर्च रिएक्टर है, 4 अगस्त 1956। और 2018 में अचानक इसमें क्या हुआ कि फिर से यह आपको अनुसंधान के लिए यूज किया जाने लगा जी, पुनः प्रारंभ किया गया। ठीक है, अपने आप ये क्या होगा, इसमें देखा वैज्ञानिको ने कि इसमें क्या होगा कि प्रारंभ हो गया है रिएक्शन होना, और फिर जाकर के सिलसिलेवार तरीके से इसको यूज किया जाने लगा रिसर्च के लिए। तो अब मेरी बात को समझिएगा, बार्क भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, बार्क जो है विदेशों से लाए गए, ठीक है, विदेशों से लाए गए नाभिकीय ईंधनों के आधार पर 2 प्रकार के रिएक्टरों का निर्माण करता है। एक हो गया अनुसंधान रिएक्टर और दूसरा हो गया आपको ऊर्जा रिएक्टर का निर्माण करता है। एक अनुसंधान, दूसरा क्या करेगा, ऊर्जा रिएक्टरों का निर्माण करता है। और भारत में 5 अनुसंधान रिएक्टर है, ध्यान दीजिएगा। पहला अप्सरा, दूसरा साइरस, तीसरा हो गया पूर्णिमा, चौथा हो गया ध्रुव, ठीक है, 5वां हो गया आपको कामिनी, और छठा हो गया, ठीक है, पूर्णिमा ध्रुव बता ही दिया मैंने। 5 अभी वर्तमान में कार्यरत कितने हैं, तो 5 है। साइरस चूंकि बंद हो गया है, तो ध्रुव के पूर्णिमा के 2 नाभिकीय रिएक्टर, अप्सरा का 1, 3 हो गया, ठीक है। साइरस आपको बंद हो चुका है। फिर इधर लीजिए कामिनी 4 हो गया। कुल मिलाकर के 5 नाभिकीय रिएक्टर जो है अनुसंधान नाभिकीय रिएक्टर वर्तमान में कार्यरत हैं। और बार्क जो है बहुत सारा ऊर्जा रिएक्टरों का भी निर्माण करता है, तो यह ध्यान में आपको रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बहुत सारी बातें मैंने लिखी भी है, उसको भी देख लीजिए आप लोग कि भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र बार्क द्वारा हाल ही में पुनः प्रारंभ किया गया शोध रिएक्टर अप्सरा है। भारत के प्रमुख अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा देखिए यूएसए के सहयोग से, ठीक है, साइरस कनाडा के सहयोग से, ध्रुव 1970 के दशक में, कामिनी 1996 में प्रारंभ किया गया। और याद रखिएगा यह कामिनी तो कल्पक्कम मिनी रिएक्टर है, कामिनी कल्पक्कम मिनी रिएक्टर है। और यह ठीक है स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी तकनीक पर आधारित नाभिकीय रिएक्टर कौन है, तो भाई साहब कामिनी होगा, कल्पक्कम मिनी रिएक्टर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। यदि एक समान
कण एक यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के समानुपाती हो तो कण गति करता है। तो आसान प्रश्न है कि यदि ये देखिए s प्रोपोर्शनल टू t हो जाए, s प्रोपोर्शनल टू t हो जाए, s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो जाए और s प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर 3/2 होता। मैं तीन चीज आपको रेगुलर बताता हूं कि यदि तो कण द्वारा तय किया गया विस्थापन समय का समानुपाती, तो ये देखिए एक समान वेग से गति करेगा। कौन सा वेग से? एक समान वेग से। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, कण द्वारा तय किया गया विस्थापन समय का समानुपाती हो तो ये एक समान वेग से गति करेगा। फिर देखिए ये एक समान त्वरण से गति करेगा, एक समान त्वरण से गति करेगा। किससे? s प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर हो जाए तो एक समान त्वरण से यह गति करेगा। एकदम याद रखिएगा कि यदि कण द्वारा तय किया गया विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती हो तो यह एक समान त्वरण से गति करता है। और यहां देखिए यदि कण द्वारा तय किया गया विस्थापन समय के 3/2 का समानुपाती हो तो यहां शक्ति नियत होता है, यानी पावर आपको कांस्टेंट होगा। शक्ति क्या हो जाएगा? नियत हो जाता है। बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा, शक्ति नियत हो जाएगा। तो यह देखिए यदि एक कण द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग का समानुपाती हो तो यह एक समान त्वरण से गति करेगा। किससे गति करेगा? एक समान त्वरण से। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा सर कहां से लाए, तो s बराबर आपको पता है ut प्लस क्या होता है? हाफ at स्क्वायर होता है। अगर विराम से गति हो तो u बराबर क्या हुआ? 0। तो s बराबर क्या होगा? हाफ at स्क्वायर। अब देखिए त्वरण अगर नियत होगा, एक समान त्वरण होगा, त्वरण नियत, तो क्या हो जाएगा? s प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? t स्क्वायर हो जाएगा। यानी कण का विस्थापन समय के वर्ग का समानुपाती होता है। तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। वही बात मैंने यहां भी बताई है। यदि किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई का 4/4:3 गुना होता है, तो क्षैतिज परास, तो आप परास का पहले फॉर्मूला लिखते हैं। r बराबर होता है u स्क्वायर साइन 2θ/g, एक नंबर। और देखिए हाइट जो है ऊंचाई कितना होगा, तो u स्क्वायर साइन स्क्वायर θ/2g होता है बच्चे। तो ये दूसरा नंबर हो गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परास जो है वह r जो है वह 4√3h के बराबर हो जाता है। कोई प्रॉब्लम नहीं, कर दीजिए, ठीक है। r का वैल्यू u स्क्वायर साइन, अब देखिए साइन 2θ है तो 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाता है? कॉस थीटा हो जाता है। कॉस थीटा बटा क्या? g बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? ये 4√3 इंटू एच है, 4√3 इंटू एच है। तो 4√3 इंटू एच का वैल्यू पुट कर दीजिए, क्या है? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे क्या हुआ? 2g। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए ये u स्क्वायर ये स्क्वायर काट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और ये g काट दीजिए। भाई साहब ये साइन स्क्वायर थीटा ये साइन थीटा काट देते हैं, तो उधर क्या बचा? साइन थीटा बचा। देख लेते हैं क्या क्या बच रहा है। इधर क्या बचा? तो इधर बचा साइन थीटा को तो मैंने काट दिया है, कॉस थीटा बचा और 2 बचा 2, ठीक है, कॉस थीटा। अब देखिए बराबर, ठीक है, आपको ये 2 काट दीजिए यहां भी, ठीक है। 2√3 इंटू क्या बचा? साइन थीटा एक कट गया है तो साइन थीटा ले लीजिए। अब इसको इधर कीजिए और इसको इधर कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो बच्चे यहां देख लीजिए क्या हो जाता है। तो क्या हुआ कि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो 2, ठीक है, 2/2/√3, 2/2/√3। भाई जी इसको काट दीजिए, तो भाई साहब ये हो जाएगा 1/√3। और 1/√3 किसका मान होता है? तो tan थीटा में किसका होगा? tan 60 डिग्री। tan 60 देखिए tan थीटा हो गया तो किसका मान हो जाएगा? तो जब भी हम, ठीक है, इसकी बात करेंगे तो ध्यान दीजिएगा मेरी बात को कि किसका मान होगा, तो ये मान किसका हो जाएगा? तो बच्चे एकदम ध्यान में रखिएगा कि ये मान हो जाएगा। एकदम याद रखना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो हम क्या करेंगे, तो डायरेक्ट tan थीटा। अब तो आपको tan थीटा का मान क्या होगा? tan थीटा बराबर निकल गया 1/√3, ठीक है। तो अब देखिए साइन थीटा बटा कॉस थीटा, तो आपको पता है कि साइन 60 डिग्री बराबर क्या होता है? तो √3/2 और साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो गया? √3/2 और कॉस 60 डिग्री बराबर क्या हो गया? तो आपको निकाल लीजिए इसको। देखिए चलते हैं हम लोग, यहां देख लीजिए और ये देखिए क्या है आपका, ये मैंने कर दिया है। तो tan 60 डिग्री आ गया, तो आंसर मार दीजिए ना, क्या दिक्कत है। चलिए करके देखते हैं क्या है आपको। ये आ गया तो tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा? tan 60 डिग्री
और tan 60 डिग्री, थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, कुछ है ही नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए बार बार आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि परास मैक्सिमम कब होगा। तो परास मैक्सिमम होगा कितना डिग्री पर, तो भाई साहब परास मैक्सिमम होगा 45 डिग्री के कोण पर, ठीक है। हाइट मैक्सिमम होगा कितना डिग्री का कोण पर, तो 90 डिग्री के कोण पर होगा, ठीक है। परास महत्तम कितना पर 45 डिग्री पर, हाइट मैक्सिमम कितना पर, तो 90 डिग्री पर। तो ये सब बातें याद रखनी है आपको। अब देखिए यदि किसी वस्तु को हम फेंकते हैं ऊपर की ओर, तो ये जो प्राप्त होगा उसको प्रक्षेप कहेंगे, और प्रक्षेप का द्वारा तय किया गया क्षैतिज दूरी को हम परास कहते हैं। और ये महत्तम ऊंचाई, ये ऊंचाई जो होगा h जो है ये क्या हो गया, ऊंचाई हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन आपका, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए क्या है, कह रहा है कि 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु का एक बल लगाया जाता है कि जो कि ग्राफ में दर्शाया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वस्तु द्वारा प्राप्त संवेग क्या होगा, तो संवेग होगा क्या कि बल और समय ग्राफ का क्षेत्रफल, बल समय ग्राफ का क्षेत्रफल हो जाएगा। ग्राफ का क्षेत्रफल किसका मान देगा, तो आवेग का मान देगा। ध्यान दीजिए बच्चे, क्या मैं बता रहा हूं कि वेग समय ग्राफ एकदम ध्यान में रखिएगा। वेग समय ग्राफ यह देगा आपको किसका मान, तो दूरी का मान देगा, दूरी या विस्थापन का मान देगा। उसी तरह से अगर हम बात कर लें संवेग, ठीक है, निकलेगा किसके ग्राफ द्वारा, बल और समय ग्राफ के द्वारा हमको संवेग निकलता है। बल और, ठीक है, आपका समय ग्राफ द्वारा हमको क्या निकलेगा, संवेग निकलेगा। तो संवेग यानी P बराबर, ये देखिए यहां त्रिभुज हो गया, यहां क्या है त्रिभुज, और यहां क्या है आपको आयत है। तो पहले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, फिर क्या आ जाएगा आयत का क्षेत्रफल। यहां देखिए क्या हो जाएगा, प्लस आयत का क्षेत्रफल, निकाल लीजिए इसको, आयत का क्षेत्रफल। तो भाई साहब ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार ये कितना है त्रिभुज का, तो ये 2 है, कितना है 2, और गुना ऊंचाई, तो ऊंचाई कितना है भाई 10 है, तो गुना 10 प्लस, अब देखिए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये आयत है आपको, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई हो गया 4, ऊंचाई हो गया 10, ठीक है। तो चलिए लंबाई गुना चौड़ाई यानी 4 गुना क्या हुआ 10 हो गया। तो भाई साहब ये काट दीजिए 2, तो 10 आ गया प्लस क्या आ गया 40 आ गया, यानी 50 न्यूटन सेकेंड हो गया, 50 न्यूटन सेकेंड। देखिए आंसर कौन सा होगा, डी नंबर होगा। कौन सा होगा, डी नंबर होगा। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि बल कार्य बराबर क्या होता है, कार्य बराबर बल डॉट विस्थापन होता है, बल डॉट विस्थापन। संवेग बराबर क्या होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है। और संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा, आवेग के बराबर होगा। संवेग में परिवर्तन किसके बराबर होगा, आवेग के बराबर होगा। और आवेग बल गुना सूक्ष्म समय होता है, बल गुना क्या होगा, सूक्ष्म समय का गुणनफल क्या कहलाएगा, तो आवेग कहलाएगा। तो ये सब बच्चे एकदम याद रखना है, बार बार यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, यहां देखिए घर्षण पर आधारित कौन सी प्रक्रिया नहीं है। तो घर्षण पर आधारित प्रक्रिया कौन नहीं है, तो भाई साहब हम जो है सुनना घर्षण पर आधारित नहीं है। अब सुनते हैं कैसे, तो जब आपको, ठीक है, जब आपको सुनना होता है, तो जैसे आवाज आपके कान पर पड़ा, तो कान के टेम्पेनिक मेम्ब्रेन क्या होगा, वाइब्रेट करेगा, जिससे सुनने का क्या होता है, संवेदना प्राप्त होता है। सुनने का क्या प्राप्त होगा भाई साहब, संवेदना प्राप्त होता है। अब देखिए लिखना, अब आप लिख रहे हैं, तो लिख रहे हैं तो अभी देखिए घर्षण हो रहा है, ठीक है, बोल रहे हैं तो हमारा जीव क्या होगा, घर्षण करेगा। चलना, तो आपको चलना मुख्य रूप से किसका गुण है, घर्षण का ही गुण है। अब घर्षण क्या होता है, तो एक वस्तु को दूसरे वस्तु के सतह पर रख दिए, तो दोनों वस्तुओं के संपर्क तल पर एक बल कार्य करता है, जो वस्तु के गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। इसी बल को हम घर्षण बल कहते हैं। और घर्षण बल अभिलंब बल का समानुपाती होता है। और यहां से निकल गया, आ गया F बराबर म्यू आर, जहां म्यू को घर्षण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं, घर्षण गुणांक बच्चे कहते हैं, याद रखिएगा, घर्षण गुणांक कहते हैं, यानी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं बच्चे, याद रखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, घर्षण गुणांक कहते हैं। और याद रखिए म्यू बराबर क्या होता है, F बटा R हो जाता है। और इसका मान, इसका कोई भी मात्रक नहीं होगा, घर्षण गुणांक का कोई भी मात्रक नहीं होता है। तो घर्षण वह बल है जो वस्तु के गति का क्या करेगा, विरोध करेगा। तो एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्या कह रहा है आपका, याद रखिए
टोटीपोटेंट ये क्या है भाई? तो टोटीपोटेंट जब भी चर्चा कीजिए बच्चे तो ये क्या होगा, जरा इस पर हम लोग विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। टोटीपोटेंट, ठीक है, टोटीपोटेंट क्या है? तो ये सारे स्तंभ कोशिकाएं हैं। जब भी स्तंभ कोशिकाओं की बात करेंगे बच्चे तो स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल, और स्टेम सेल में स्वतः ही वृद्धि करने के गुण पाए जाते हैं। यदि उसे उपयुक्त कंडीशंस दे दिया जाए तो वह क्या करेगा, स्वतः ही वृद्धि करने लगेगा। इस गुण को, इस प्रकार की कोशिकाओं को हम स्टेम सेल कहते हैं। और टोटीपोटेंट होगा युग्मनज, युग्मनज को हम टोटीपोटेंट बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, टोटीपोटेंट यानी प्रत्येक कोशिका एक संपूर्ण, ठीक है, जीव को विकसित करता है। यानी टोटीपोटेंट में यानी युग्मनज जो है, टोटीपोटेंट वह गुण है जिसमें प्रत्येक कोशिका जो है क्या करेगा, ठीक है, प्रत्येक कोशिका जो है संपूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। उस गुण को हम क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंट। उस प्रकार के स्टेम सेल को हम क्या बोलेंगे, टोटीपोटेंट बोलेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए, हमारा क्या है कि प्लूरीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट है। अब देखिए अब क्या है प्लूरीपोटेंट में, ध्यान दीजिए बच्चे, प्लूरीपोटेंट जब भी हम चर्चा करेंगे प्लूरीपोटेंट का तो भ्रूणीय स्तंभ कोशिका होता है। भ्रूणीय स्तंभ कोशिका यानी किसी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल इसको बोलते हैं। ये क्या हुआ, आपको एम्ब्रियो हो गया, भ्रूण हो गया, युग्मनज हो गया, जायगोट इसको बोलेंगे। क्या बोलेंगे, जायगोट बोलिए या एम्ब्रियो बोलते हैं। ये देखिए भ्रूणीय स्तंभ कोशिका, एम्ब्रियोनिक, ठीक है, आपको स्टेम सेल है। ये पर्टिकुलर कोशिका का निर्माण करेगा। यानी ध्यान में रखिएगा कि कोशिकाएं किसी भी प्रकार की कोशिकाओं का अगर निर्माण कर लेता है तो उस प्रक्रिया को हम लोग प्लूरीपोटेंट कहते हैं। क्या कहेंगे, प्लूरीपोटेंट कहेंगे। और ध्यान दीजिए ये भ्रूणीय कोशिकाएं होती है, ये तो हो गया। अब मल्टीपोटेंट आते हैं। मल्टीपोटेंट, मल्टीपोटेंट क्या होगा भाई, तो अस्थि मज्जा में पाए जाएंगे, यानी ये रक्त कोशिकाओं का ही निर्माण करेगा केवल, मल्टीपोटेंट, ठीक है। और यूनिपोटेंट ये त्वचा का निर्माण करने के लिए आवश्यक स्टेम सेल्स है। तो त्वचा के निर्माण करने के लिए क्या हुआ, तो यूनिपोटेंट। मल्टीपोटेंट अस्थि मज्जा यानी रक्त कोशिकाओं का निर्माण करेगा। फिर देखिए टोटीपोटेंट युग्मनज का निर्माण करेगा। प्लूरीपोटेंट भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाएं। मैंने आपको बता दिया है कि स्तंभ कोशिकाएं क्या होती है, वे कोशिकाएं जो विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं अथवा उत्तकों का निर्माण करने की क्षमता रखता है। ऐसे कोशिकाओं को हम स्टेम सेल्स कहते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेम सेल्स कौन है, तो टोटीपोटेंट है। यानी एक पूरा जीव का निर्माण इससे हो सकता है। तो बच्चे ये आंसर क्या हो गया, तो ए नंबर आंसर होगा। क्या होगा, ए नंबर आंसर होगा। तो आज का क्लास बस यहीं तक रहने देते हैं। बच्चे मेरी एक बार और गुजारिश है आपसे कि खूब अच्छे तरीके से मेहनत कीजिए, सेट के प्रत्येक प्रश्नों को देखिए और अच्छे तरीके से उसको बनाइए। अगर कहीं भी प्रॉब्लम होता है तो टेलीग्राम चैनल है हमारा, ये देखिए ये टेलीग्राम चैनल है रुक्मिणी प्रकाशन लाइव। यहां पर अपने क्वेश्चन को डालिए और यहां से आप क्या कर सकते हैं कि पीडीएफ भी आपको अवेलेबल मिलेगा इसका सारा। तो जितना ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकते हैं इस एनटीपीसी ग्रुप डी के समर में एक क्या है, मेला लगा हुआ है, तो उसमें आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, तो उसमें मेरी किताब निश्चित रूप से आपको सहायता करेगी। जितना ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं इस बुक को बनाइए और आपको इसका वीडियो सॉल्यूशन ऑलरेडी धीरे धीरे करके अवेलेबल सारा हो जाएगा। तो बच्चे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।